नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेज एकेडमी में। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सीरीज है। इसके तहत आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 4 तक आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। ये क्लास वाइज है, क्लास 6, 7, 8 तक मैं दूंगा यहाँ पे। उसके बाद भी आगे की सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पर जिन लोगों से वीडियो मिस हो गए हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर एनसीईआरटी भूगोल के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने है, अलवण जल के स्रोत क्या हैं? तो देखिए, अलवण जल का मतलब हुआ भाई कि जिस जल में लवण नहीं पाया जाता, सोडियम क्लोराइड नहीं पाया जाता, तो ये हैं नदी, ताल, सोते एवं हिमनद। यहाँ के पानी हम पी सकते हैं, ठीक। उसके बाद है लवणीय जल के स्रोत हैं। तो देखिए, लवणीय जल यानी कि जिस जल में लवण यानी कि नमक पाया जाता है, तो महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय जल का स्रोत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, महासागरीय जलों को पिया नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा नमकीन होता है, ठीक। नोट में आप देखिए, लवणीय जल में अधिकांश नमक, ये नमक होगा, ठीक है, नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे समझ गए आपकी, जो सोडियम क्लोराइड वाला नमक होता है, इसी को हम खाने वाला नमक भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? लवणीय जल में पाया जाता है। महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है। तो ये है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पे जो है कि महासागर की औसत लवणता को मापा जाता है। नोट में देखिए, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। चौथा प्रश्न है, इजराइल के किस सागर में? यहाँ पे होगा इजराइल के, ठीक है, के होगा, लिखने में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। इजराइल के किस सागर में 340 ग्राम प्रति होगा, सॉरी यहाँ पे काफ़ी मिस्टेक मिल रही है ना, प्रति लीटर लवणता होती है। तो ये है मृत सागर, ठीक। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग किससे ढका है? तो ये पानी से ढका है, आप सभी जानते हैं। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि इसका 71% भाग पानी है और 29% भाग क्या है भाई? स्थल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पानी का भाग ज़्यादा है, इसीलिए पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पे नीली दिखती है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट, ठीक। नाउ, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। जापानी भाषा के शब्द सुनामी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नोट भी देखिए, क्योंकि इससे पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। भाई जानते हैं आपकी सुनामी जब आती है तो वहाँ पे लहरों की रफ्तार काफ़ी तेज होती है और काफ़ी ऊंची भी होती है। तो इस कंडीशन में पोताश्रय यानी जो जहाज होते पानी वाले, वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी की रफ्तार क्या थी? तो ये लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 800 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कहाँ? हिंद महासागर में आया था। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं नीचे गिरना क्या कहलाता है? तो इसी को ज्वार भाटा कहते हैं। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा भाई, आप जानते हैं कि जो है कि ये पानी उठता है ऊपर, ठीक, और फिर उसके बाद नीचे गिरता है। तो जब ये जल ऊपर उठता है तो इसी को ज्वार कहते हैं, नीचे आता है तो इसी को भाटा कहते हैं। अब देखिए, निम्न ज्वार को ही हम लघु ज्वार कहते हैं, ठीक। अब ये किस कंडीशन में निम्न ज्वार या लघु ज्वार आते हैं, हम ये देख लेते हैं, ठीक। देखिए, जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा एक सीध में नहीं होते तब लघु ज्वार आते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसका बनाया हुआ है, ठीक। तो देखिए, इस कंडीशन में लघु ज्वार आता है। आपने क्या पढ़ा? जब, रुकिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक। ये अब आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या आपने पढ़ा है कि जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा एक सीध में नहीं होते, ठीक। तो देखिए, इस कंडीशन में क्या है, ये कंडीशन होगी, यहाँ सूर्य है, यहाँ पृथ्वी, यहाँ चंद्र, ये एक सीध में नहीं। अब मान चलिए इसी सीध में यहाँ चंद्रमा होता तो एक सीध में हो जाते। तो ये क्या कह रहा है? एक सीध में ना हो, तो इसी कंडीशन में हमेशा लघु ज्वार आते हैं, ठीक।
तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लघु ज्वार कब आते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए वृहत ज्वार या उच्च ज्वार कब आते हैं। ठीक है, बड़े वाले ज्वार, इनको हम देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वृहत ज्वार या लघु ज्वार किस दिन आते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा पूर्णिमा व अमावस्या के दिन ही वृहत ज्वार या लघु ज्वार आते हैं। अब यहाँ पे देखिए नोट में, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, ठीक एक सीध में होते हैं, तभी वृहत ज्वार या उच्च ज्वार आते हैं। अब इस स्थिति को भी आप देख लीजिए, यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि किस कंडीशन में आपका वृहत ज्वार बनता है। ठीक, तो देखिए वृहत ज्वार की कंडीशन क्या है भाई, सूर्य है ये, ठीक है, सूर्य के बाद ये चंद्रमा, फिर ये पृथ्वी, एक ही सीध में है। ठीक, अब दूसरी कंडीशन ये ऐसे होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, कुल मिला के सूर्य हो गया, फिर यहाँ हमने पृथ्वी रखा, फिर यहाँ चंद्रमा बाद में कर दिया। ठीक, इसको रिप्लेस कर दिए यहाँ से, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस कंडीशन ये है कि तीनों एक सीध में होने चाहिए। ठीक, अब देखिए, अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने पृथ्वी को एक बार लास्ट में रखा, एक बार बीच में रखा, क्यों, ऐसा क्यों है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं कि जब कभी सूर्य ग्रहण होता है तो इसी कंडीशन में होता है। ठीक, इस वाली कंडीशन में सूर्य ग्रहण होता है। रीजन क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं वो आती हैं भाई पृथ्वी पर, आती हैं पृथ्वी पर पड़ती हैं, सॉरी चंद्रमा पे पड़ती हैं। तो चंद्रमा क्या करता है, सूर्य की किरणों को रोक लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, इसकी छाया जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है, हमें अंधेरा दिखता है, सूर्य क्या ढका हुआ महसूस होता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं भाई, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और पूर्ण सूर्य ग्रहण की कंडीशन में क्या होता है, सूर्य के अगल बगल की सतह बिल्कुल चमकती नजर आती है, जिसे क्रोना कहते हैं। ठीक, उसी के नाम पे क्रोना ये जो चल रहा है आजकल। ठीक, अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है भाई, अब मान के चलिए इस कंडीशन में सूर्य की किरणें यहाँ आ रही हैं। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, बीच में आके पृथ्वी खड़ी हो गई, तो सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ से रुक जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन में चंद्रमा पे क्या होगा, छाया नजर आएगा। ठीक, तो इसी कंडीशन को कहा जाता है चंद्र ग्रहण। ठीक, तो ये बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगते हैं। ठीक, देखिए भाई सीधी सी बात है, जब हम सूर्य को ना देख पाए सूर्य ग्रहण, ठीक, और जब हम चंद्रमा को ना देख पाए चंद्र ग्रहण, सीधी सी बात है। अब चंद्र ग्रहण के कंडीशन में क्या होगा, चंद्रमा जो है धुंधला हो जाता है, क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता, बीच में पृथ्वी आके रोक लेती है। तो ये इनकी कंडीशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और ये पूछा जाता है बहुत बारी और कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपको क्लियर हो गया ना, जब हम सूर्य को न देख पाएं सूर्य ग्रहण, जब हम चंद्रमा को न देख पाएं चंद्र ग्रहण। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा याद रहेगा। नोट में आप देखिए, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं, ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने व मछली पकड़ने में सहायक होते हैं, क्योंकि इससे मछलियां तट के नजदीक आ जाती हैं। ठीक, तो ये क्लियर हो गया भाई, जब ज्वार भाटा आता है तो जैसे पानी उठा, उसके बाद फिर पानी नीचे गिरा, तो यहाँ पर ये मान लीजिए तट है, तो तट के नज़दीक ये जो है कि पहुँच जाता है। इस कंडीशन में मछलियाँ पकड़ने में आसानी होती है, और जो जहाज होते हैं वो भी इसके मतलब भाटे की वजह से वो जो है कि तट के किनारे आ जाते हैं, उनको सहायता मिलती है आगे बढ़ाने में। ठीक, चलिए 12वां प्रश्न है, महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं। तो ये होती हैं 2 प्रकार की। अब इनको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से। तो देखिए भाई 2 होती हैं, उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं गर्म जल धाराएं। ठीक, तो ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। ठीक, अब देखिए सीधी सी बात, पहले थोड़ा सा मैं इसको विस्तार से बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक, अब देखिए आपने यहाँ पर पढ़ा कि जो गर्म जल धाराएं होती हैं किसके, भूमध्य रेखा के निकट। तो देखिए ये आपका है भूमध्य रेखा, ठीक, बीचों बीच में। तो भूमध्य रेखा के निकट ही सभी गर्म जल धाराएं होती हैं। ठीक, और ये यहाँ से भूमध्य रेखा से किधर को चलती हैं, ध्रुवों की ओर चलती हैं, चाहे इधर जाएं चाहे इधर जाएं। आप जानते हैं कि ये ध्रुव होता है। ठीक है, लास्ट में मैंने इसको बताया है कई बार। ठीक,
अब उसके बाद है गल्फ स्ट्रीम धाराएं कैसी होती हैं, गर्म जल धाराएं होती हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पे कहा जा रहा है महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ से गर्म जल धाराएं कहीं को जाएंगी, यहाँ पे मान के चलिए क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ के क्षेत्र को भी ये गर्म कर देंगे। ठीक, नाउ इन धाराओं से स्तरीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब सिंपल सा है कि जैसे मान चलिए थोड़ी देर के लिए, ठीक, ये भूमध्य रेखा है, ये यहाँ से गर्म जलधारा इधर को जा रही है ध्रुव की तरफ, और ध्रुवों से ठंडी जलधारा आ रही है, तो यहाँ पर इनका मिलन हो गया। तो इस क्षेत्र पे क्या होता है, फॉग बनता है, कोहरा बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है आगे, यहाँ पर कोहरा बनता है। और इस कंडीशन में देखिए एक फायदा होता है, ये मछली पकड़ने के लिए विश्व में सबसे बेस्ट स्थान होता है, सर्वोत्तम स्थान होता है। लेकिन ये जो है कि नौ संचालन में बाधा उत्पन्न करता है। जाहिर सी बात भाई, फॉग बन जाएगा, कोहरा बन जाएगा, तो आप देखते हैं कि जाड़े के मौसम में कोहरा इतना अधिक होता है, कुछ दिखता नहीं, गाड़ियां लड़ जाती हैं। ठीक है, कई सारी दिक्कतें होती, तो उस कंडीशन में ये जो है कि नौ संचालन में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये विश्व के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र में जैसे जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट, तो ये जो है कि मत्स्य क्षेत्र हैं। ठीक, नोट में आप देखिए जहां गर्म एवं ठंडी धाराएं मिलती है वहां कोहरे वाला मौसम बनता है, फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा होती है। ठीक, जो कि मैंने आपको बताया। अब देखते हैं नंबर 2, ठंडी जल धाराएं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। ठीक है, होती हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपने देखा गल्फ स्ट्रीम गर्म होती हैं, लेकिन लेब्राडोर क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। ठीक है, ये ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं। ठीक, अब देखिए जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये फिर से देख लीजिए भैया, ये है आपका क्या, निम्न अक्षांश। ठीक है, यहाँ पर, और ये इसी को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो ये ध्रुवों की ओर से ठंडी जलधाराएं किधर को चलती हैं, ये आपके निम्न अक्षांश या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की तरफ चलती हैं, यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं। ठीक, 13वां प्रश्न है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसी को हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। 14वां प्रश्न है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो सिंपल सी बात है, भूमध्य रेखा के निकट। ठीक, ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पर आ गया पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ये नोट्स आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, जिन लोगों से वीडियो मिस हो गए हों वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से सारे वीडियोज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा कि हाँ, ये जो भी मेहनत की जा रही है वो वास्तव में आपके काम आ रही है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।